मुंबई के मालाड से बड़ी खबर। पुलिस ने हथियारों का जखीरा पकड़ा, 2 आरोपी गिरफ्तार, गोरखपुर तक फैला नेटवर्क। मुंबई पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मालाड पुलिस ने देश विदेशी हथियारों की सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में मुंबई और उत्तर प्रदेश से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बरामदगी में कुल 5 देसी कट्टे, एक विदेशी पिस्तौल, कारतूस और एक मारुति एक्स क्रॉस कार जब्त की गई है। 16 सितंबर को पुलिस को सूचना मिली थी कि मालाड पश्चिम में यात्री होटल के पास एक शख्स हथियार लेकर घूम रहा है। तुरंत जाल बिछाकर पुलिस ने संदिग्ध को गिरफ्तार किया। तलाशी में उसके पास से एक देशी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद हुआ। गिरफ्तार आरोपी का नाम है धीरज उपाध्याय, उम्र 35 साल, निवासी बोरीवली पश्चिम। धीरज का आपराधिक इतिहास भी लंबा है। वह पहले भी कई गंभीर मामलों में गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस कस्टडी में पूछताछ के दौरान धीरज ने खुलासा किया कि हथियार उसने गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के रहने वाले रविंद्र उर्फ राघवेंद्र पांडे से खरीदे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति से मुंबई पुलिस की टीम गोरखपुर पहुंची और वहां से रविंद्र पांडे को गिरफ्तार किया गया। उसकी कार से 3 देशी कट्टे, एक विदेशी पिस्तौल, 2 खाली मैगजीन, 10 जिंदा कारतूस और 12 बोर राइफल के 10 जिंदा राउंड बरामद हुए। मुंबई पुलिस की इस कार्रवाई से साफ है कि हथियारों की सप्लाई करने वाले नेटवर्क को तोड़ने के लिए पुलिस लगातार सख्त कदम उठा रही है। आगे की जांच जारी है। 16 तारखेला 16 सप्टेंबरच्या दिवशी एक गुप्त बातमीदाराने माहिती दिली होती की एक नोन आरोपी आहे धीरज सुरेंद्र उपाध्याय हा काही हत्यार घेऊन आमच्या हद्दीमध्ये येणार आहे। त्या गुप्त माहितीवरून कारवाई केली असता धीरज सुरेंद्र उपाध्याय हा मिळून आला। त्याच्या झडतीमध्ये त्याच्याकडे एक गावठी कट्टा आणि एक राऊंड असे त्या दिवशी मिळाले होते। त्याला ताब्यात घेऊन त्याच्याकडे इंट्रोगेशन केलं आणि तपास केला तेव्हा त्याने सांगितलं की त्याने अजून एक हत्यार लपवून ठेवलेलं आहे एका ठिकाणी। त्या माहितीवरून ते हत्यार पण जप्त करण्यात आलं। त्यानंतर परत तपासामध्ये त्यांनी अशी कबुली दिली की हे हत्यार तो उत्तर प्रदेशमधील गोरखपूर इथे राहणारा रवींद्र पांडे म्हणून एक इसम आहे त्याच्याकडून तो आणतो। म्हणून मग रवींद्र पांडेला पकडण्यासाठी आपली टीम इथून पाठवली। गोरखपूरला गेल्याच्यानंतर त्याचा शोध घेऊन त्याला पकडला असता त्याच्या ताब्यात असलेल्या कारमधून 3 देशी कट्टे, एक पिस्टल आणि काही राऊंड्स हे मिळून आलेले आहेत। त्याला अटक करून आपण आणलेला आहे। आज कोर्टामध्ये त्याला पेश केलेलं आहे। पुढचा तपास सुरू आहे। आरोपींना अटक केली होती आणि इनकी प्रोफाईल काय होती? धीरज सुरेंद्र उपाध्याय विरुद्ध मुंबईमध्ये वेगवेगळ्या पोलीस स्टेशनमध्ये 5 गुन्हे दाखल आहेत। त्यामध्ये शरीराविरुद्धचे आणि इतर पण गुन्हे आहेत। रवींद्र पांडेचा बाबतीत अजून तपास सुरू आहे। त्याची माहिती आता प्राप्त झाल्यावर आपल्याला सांगण्यात येईल। जब ती हत्यारला किंमत काय होती? किंमत तशी सांगता येणार नाही कारण देशी कट्टे आहेत। त्याचे वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या मार्केटप्रमाणे प्राईस असते। 2000 पासून 50,000 पर्यंत काही पण त्याची किंमत असू शकते। त्यामुळे त्याची किंमत नहीं सांगता येणार। सर, मलाड पुलिस ने हथियारों का जखीरा पकड़ा है, कहाँ से गिरफ्तारी हुई है, कैसे इनपुट मिला, बताया? मालाड पुलिस स्टेशन में एक गोपनीय इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी 16 तारीख को और उस इन्फॉर्मेशन में बताया गया था कि एक नॉन एक्यूज्ड है जिसका नाम सुरेंद्र उपाध्याय, धीरज सुरेंद्र उपाध्याय है और वो कुछ हथियार लेके आने वाला है। उस इन्फॉर्मेशन पे काम करते हुए मालाड की टीम ने उसको अरेस्ट किया। उसके यहाँ से पहले तो एक देसी कट्टा और एक राउंड मिल गया था। फिर उससे पूछताछ करने के बाद उसने बताया और एक उसने वही देसी कट्टा कहीं पे छुपा के रखा है। वहाँ पर जाके वो दूसरा देसी कट्टा प्राप्त हुआ। फिर आगे उसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि इसको यूपी का एक रविंद्र पांडे नाम का बंदा है जो ये हथियार सप्लाई करता है। फिर अपनी टीम ने उसके ऊपर काम करते हुए उत्तर प्रदेश गोरखपुर जाके रविंद्र पांडे को सर्च किया। जब उसका पता चला तो उसके पास जो गाड़ी थी उस गाड़ी का सर्च हुआ। उस गाड़ी में वहाँ पे 3 देसी कट्टे, एक पिस्टल और बाकी एमुनेशन प्राप्त हुए। उनको इन दोनों को अरेस्ट करके अभी कोर्ट में हाजिर किया गया है। आगे की जांच जारी है। सर, इनपुट कैसे मिले थे और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके
प्रोफाइल क्या है, क्या करते हैं, कैसे हथियार लाते हैं, कहाँ से लाते हैं? इनपुट तो गोपनीय था, उसके बारे में ज़्यादा नहीं बात कर सकते। जो धीरज सुरेंद्र उपाध्याय है उसके खिलाफ मुंबई में 5 अलग अलग पुलिस स्टेशन में गुने दर्ज है, तो ये रिकॉर्ड पे का गुनहगार था और इसलिए सीपी सर और जॉइंट सीपी सर के मार्गदर्शन में जो नॉन क्रिमिनल्स को पकड़ने का और उनसे रिकवरी करने का मुद्देमाल की और उनके ऊपर ध्यान रखने का जो मुहिम जारी है, उसमें से ये काम हम कर पाए। इतने बड़े जो 5 मामले दर्ज है उनमें से क्या हथियारों से संबंधित सारे मामले हैं या अलग अलग मामले? नहीं, अलग अलग मामले हैं। और जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनके क्या प्रोफाइल है सर? उनका अभी हम जांच कर रहे हैं। आज उनको कोर्ट में पेश किया गया है। जब उनसे इन्वेस्टिगेशन होगा, इंट्रोगेशन होगा तो और पता चलेगा जांच। गोरखपुर में जो गिरफ्तारी हुई है सर, वो कैसे हुई है और उनकी प्रोफाइल क्या है? कैसे हथियार वहाँ मिले और किस स्थिति में मिले? क्या वो लोग बनाते थे या फिर कहीं रखकर बेचने का प्रयास करते थे? नहीं, धीरज सुरेंद्र उपाध्याय को जब हमने पहली बार पकड़ा था यहाँ पे मालाड में, तो उसने ये बताया था कि मैं यूपी से लाता हूँ, जो पांडे है उनसे मैं लेके आता हूँ। तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे टीम ने वर्कआउट किया, गोरखपुर गए, उसको ढूंढा, उसको पकड़ लिया। तो वो जिस गाड़ी में था उस गाड़ी में वहाँ पे ये बाकी के हथियार मिले हैं। अब ये कहाँ से वो बनाते हैं, कहाँ से लाते हैं, इसकी जांच करके आगे की कार्रवाई होगी। प्राइमा फेसी या किसी को टारगेट पर करने के लिए लेके आए थे या बेचने के लिए? अभी तक तो किसी को टारगेट करने के लिए लाया था ऐसा जांच में सामने नहीं आया है। बेसिकली ये बेचने के लिए लाए होंगे ऐसा प्राइमा फेसी तो लगता है, लेकिन इस डायरेक्शन में भी जांच जारी है। हथियार जो पकड़े गए हैं उनमें कितनी बुलेट्स है, कितने हथियार है सर? इसमें 5 देसी कट्टे हैं, एक पिस्टल है, 10 12 बोर के राउंड है और 10 कट्टे और पिस्टल में यूज़ होने वाले राउंड है। मैगजीन जो है, एक मैगजीन में कितने बुलेट्स रहती है सर? इस पिस्टल के एक मैगजीन में 10 राउंड आते हैं और वैसे 3 मैगजीन्स, खाली मैगजीन्स उसके साथ में मिले हैं। यूपी के अमरोहा के हसनपुर में अस्पताल की ओटी सील होने के बावजूद गर्भवती महिला की डिलीवरी किए जाने का मामला प्रकाश में आने पर स्वास्थ्य विभाग ने एक अवैध रूप से चल रहे बाल क्लिनिक पर छापेमारी की। स्वास्थ्य विभाग की टीम को बाल क्लिनिक के अंदर मशीन में रखे नवजात शिशु मिले। स्वास्थ्य विभाग ने बाल क्लिनिक को सील किया है। स्वास्थ्य विभाग को सूचना मिली कि पूट रोड पर, जहां पर उन्होंने 2 दिन पहले लगभग 6 अस्पताल की ओटियों को सील किया था, वहां पर गर्भवती महिला की डिलीवरी की गई तथा शिशु को कुछ फासले पर एक क्लिनिक की मशीन में रख दिया गया है। सूचना मिलते ही नोडल अधिकारी डॉक्टर ध्रुवेंद्र सिंह ने टीम के साथ श्री कृष्णा बाल क्लिनिक पर छापा मार दिया। जब टीम यहां पहुंची तो क्लिनिक से चिकित्सक मौके से फरार हो गया। चिकित्सक का सहायक मौके पर मौजूद था। स्वास्थ्य विभाग टीम ने भीतर बने एक कमरे में जाकर देखा तो वहां मशीन में 4 बच्चे रखे हुए थे। एक शिशु के परिजन मौके पर मौजूद थे, जबकि 3 नवजात शिशु के परिजन मौके पर मौजूद नहीं थे। सूचना मिलते ही शिशुओं के परिजन मौके पर पहुंच गए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिशुओं को अन्य स्थानों पर शिफ्ट कराने के निर्देश दिए गए तो शिशुओं को उनके परिजन अपने शिशुओं को अन्य स्थान पर ले गए। स्वास्थ्य विभाग के नोडल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर ध्रुवेंद्र ने बताया कि अवैध रूप से चल रहे बाल क्लिनिक को सील कर दिया गया है। देखने वाली बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों का झोला छाप डॉक्टरों के दिलों से डर निकल चुका है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों ने अवैध रूप से चल रहे क्लिनिकों को सील तो किया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से झोला छाप डॉक्टरों द्वारा अपने अपने हॉस्पिटलों को चालू कर दिया और अपने अपने हॉस्पिटलों में मरीजों की जान से फिर दोबारा खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। जबकि नगर के समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में मरीज के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन कोई भी मरीज समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में ले आने को तैयार नहीं है। लगभग 3 दिन पूर्व अवैध रूप से चल रहे 6 हॉस्पिटलों को सील किया गया था। उसके बावजूद भी झोला छाप डॉक्टर अपने अपने हॉस्पिटलों को खोलने से नहीं डर रहे। देखने वाली बात यह है कि क्या स्वास्थ्य विभाग अधिकारी इसी तरह अपने काम को अंजाम देते रहेंगे और झोला छाप डॉक्टरों का इसी तरह से कारोबार और लोगों की जान से खिलवाड़ चलता रहेगा। अमरोहा से मोहम्मद चांद अंसारी की रिपोर्ट। यूपी के अमरोहा के कस्बा ढबारसी के गांव की रामलीला में इस बार कुछ अलग और ऐतिहासिक देखने को मिला। रामलीला मंचन के अंतर्गत कन्यादान की लीला का मंचन किया गया। मंच पर वास्तविक कन्यादान का आयोजन कर गांव के लोगों ने परंपरा और सामाजिक जिम्मेदारी का नजारा देखा।
गांव के एक साधारण परिवार के रहने वाले कलुआ की बेटी की बारात रात्रि जनपद संभल के बहजोई के गांव सैजनी से आई थी। सारे वैवाहिक कार्यक्रम कलुआ के घर पर संपन्न हुए, लेकिन बेटी का कन्यादान रामलीला मंच पर बड़े ही धार्मिक और मर्यादित ढंग से ग्रामीणों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। मंच पर राम सीता की झांकी सजाई गई थी और उसी माहौल में वर राजेश व वधू संगीता दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। इसके बाद दोनों पक्षों के माता पिता ने अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया। ये दृश्य देखते ही पूरा रामलीला मैदान भावुकता और खुशी से गूंज उठा। हजारों की संख्या में मौजूद दर्शक इस अद्भुत कन्यादान के साक्षी बने। इसके अलावा वधू को दिए जाने वाले उपहार रूप में रामलीला कमेटी के सदस्यों ने ग्रामीणों की मदद से पूरा दहेज दिया। माहौल इतना भव्य था कि मानो पूरी रामलीला अपनी परंपरा से निकलकर गांव की सामाजिक जिम्मेदारी निभाने में शामिल हो गई। शादी की सभी रस्में पूरी मर्यादा और धार्मिक विधि विधान से संपन्न की गई। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अंकुर त्यागी और प्रबंधक राजेश शर्मा मंच पर पहुंचे और नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया। दोनों ने वर वधू के उज्जवल वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए कहा कि ये आयोजन केवल एक विवाह नहीं बल्कि समाज के लिए प्रेरणा है। गौरतलब है कि ढवारसी में पिछले 62 वर्षों से रामलीला का मंचन धूमधाम से होता आ रहा है, लेकिन इस बार की रामलीला अपने आप में ऐतिहासिक बन गई। पहली बार किसी बेटी का विवाह रामलीला के मंच पर कन्यादान की लीला के दिन कराया गया। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अंकुर त्यागी ने इस अनोखी पहल की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली। उन्होंने निर्णय लिया कि जब मंच पर कन्यादान की लीला होगी, उसी समय गांव की बेटी का वास्तविक कन्यादान कर समाज को एक नई दिशा दी जाए। उनके इस निर्णय को गांव वासियों और कमेटी के सदस्यों का भरपूर सहयोग मिला। अंकुर त्यागी ने कहा कि ढवारसी की रामलीला धार्मिक आयोजन के साथ सामाजिक जिम्मेदारी निभाने का भी एक सशक्त मंच है। उन्होंने इसे गांव के सभी लोगों की एकजुटता और बेटी के सम्मान की मिसाल बताया। जब विवाह की रस्में चल रही थी, तब रामलीला मैदान में मौजूद दर्शक भावुक हो उठे। गांव के लोग बेटी के विवाह को अपने परिवार की खुशी मानकर उत्साह से झूम उठे। इस दौरान रामलीला मंच पर गूंजते भजनों और शंख ध्वनि ने पूरे माहौल को आध्यात्मिक बना दिया। बच्चों ने फूल बरसाकर नवविवाहित जोड़े का स्वागत किया। इस आयोजन ने समाज को एक बड़ा संदेश भी दिया कि सामूहिक सहयोग से किसी भी बेटी की शादी को सम्मानपूर्वक संपन्न कराया जा सकता है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए यह कदम उम्मीद की किरण साबित हुआ। कमेटी के सदस्य और गाँव वासियों ने विवाह को अपने अपने स्तर पर सहयोग देकर इस पहल को सफल बनाया। ये जो रामलीला में शादी हुई है, क्या मामला है? ये जनपद अमरोहा का गांव है हमारा वारसी, जिसमें पिछले 63 वर्षों से जो है रामलीला का कार्यक्रम चलता आ रहा है, जिसमें गांव के जो है दानदाता सहयोग करते हैं और उसके बाद ही जो है कार्यक्रम संपन्न। रात भी जो है ये रात का जो मामला है शादी का, इसमें रामलीला मंचन में कन्यादान का कार्यक्रम होना था। हमने गांव वालों के सहयोग से कमेटी ने मिलकर फैसला किया कि इस बार कन्यादान में जो है हमें ढवारसी की गरीब बेटी की शादी जो है करेंगे, जो गरीब परिवार से होगी उसकी शादी करेंगे, जिसमें गांव वालों ने और कमेटी वालों ने भरपूर सहयोग किया। जिससे जो है रात मंच पर हमने वर और वधू को दोनों को बुलाया और उन्हें आशीर्वाद दिया। पूरे गांव ने सहयोग दिया और 11 की संख्या में जो है भीड़ वहां पर प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग हमें मिला, इसके लिए सही बात है।